हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका कीमती समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए टारगेट हमारा फिर वही है 100 में से 100। थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन में मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस बनाया करूँ, ताकि जितना ज़्यादा मैं रिलैक्स फील करूँगा मैं उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको कहा था कुछ, जब आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रही हो, पार्टनर्स आपस में रेशो चेंज कर रहे हो, या किसी नए पार्टनर की एडमिशन की बात हो, या किसी पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ की बात हो, जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन की बात होगी तो एज एन अकाउंटेंट आपका क्या रोल रहेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ स्पेशल चीज़ों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आज अब बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की। जो रिज़र्व आपको पुरानी बैलेंस शीट जो दी गई होगी, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड जो जितने भी अलग अलग नामों से जितने भी रिजर्व्स दिए गए होंगे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, हर रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो जितने भी रिजर्व्स दिए गए हैं उनके साथ क्या किया जाता है जब कभी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा हो। दो कॉमन काम तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये तो कॉमन काम है जो हर किस्म की रिकंस्टिट्यूशन में किए जाते हैं। तो जब हम पुरानी बैलेंस शीट को रीवैल्यू करते हैं उस टाइम पे, जैसे मैंने कहा था, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है गुडविल को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल ट्रीटमेंट कि रिजर्व्स को क्या किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एज एन अकाउंटेंट। तो हम एक रिजर्व की एग्जांपल लेके चलना चाहेंगे। मान लेते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी वाली साइड दी थी उसमें जनरल रिजर्व दिए गए थे 10,000 रुपये के। और आपको पता है हर रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी बुक में अपीयर कर रहा है 10,000 रुपये। अब क्या किया जाएगा जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा। तो एक तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिज़र्व 10,000 रुपये के दिए गए हैं, तो आपको पता है जनरल रिज़र्व मतलब इट्स अ फ्री रिज़र्व, राइट। तो जनरल रिज़र्व रेगुलर प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। इट मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। यानी कि जनरल रिज़र्व को जब पार्टनर्स चाहें उनके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कहने का मतलब, जिस प्रॉफिट से ये रिज़र्व क्रिएट किए गए हों उस प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो। क्लियर। यानी जिस प्रॉफिट से ये रिज़र्व जनरल रिज़र्व 10,000 रुपये के क्रिएट किए गए होंगे, उस प्रॉफिट को अगर पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में बांटा जाना था उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमने अपनी पिछली एग्जांपल में भी 3:2 मान के चले थे हम। तो यानी कि ये जो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बुक में दिख रहा है लाइबिलिटी वाली साइड, इस रिजर्व को जब क्रिएट किया गया होगा उस टाइम पे जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया गया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया होगा, राइट। तो अगर ये रिजर्व ना क्रिएट किए गए होते तो डेफिनेटली ये पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे। यानी इन रिजर्व्स पे जो राइट है वो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का है 3:2 में। कभी भी ये बांटे जाए तो 3:2 में उनका राइट बनता है। यानी मिस्टर ए का हिस्सा इस 10,000 में मिस्टर ए का हिस्सा 6,000 और मिस्टर बी का हिस्सा 4,000 रुपये बनता है। तो क्या किया जाएगा जब रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो जनरली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर कुछ ना बोला गया हो तो सबसे बेहतर यही रहेगा एक अकाउंटेंट के लिए कि ये रिजर्व जिस रेशो में क्रिएट किए गए हैं उस रेशो में ही डिवाइड कर दिए जाएं ए और बी के बीच। यानी जर्नल एंट्री बनाई जाए उस टाइम पे, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाए और मिस्टर ए को क्रेडिट किया जाए और मिस्टर बी को क्रेडिट किया जाए 6,000 और 4,000। यानी जनरल रिजर्व को डेबिट करके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए और उसका बेनिफिट
यानी उसका जो शेयर बनता था वो मिस्टर ए और मिस्टर बी को दे दिया जाए जिस रेशो में ये क्रिएट किए गए थे, यानी राइट। तो ये क्रिएट किए गए थे, जब ये रिजर्व क्रिएट किए गए होंगे तब ए और बी की ओल्ड रेशो चल रही होगी, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में ये रिजर्व ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज़ क्रिएटेड। तो रेशो तो अगले साल से चेंज होने वाली है 1:1। तो इसका मतलब पुरानी बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिए गए होंगे लाइक जनरल रिजर्व, उनको कुछ ना बोला गया हो तो उनको बांट दिया जाएगा पुराने पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 6,000 और टू मिस्टर बी 4,000, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर ए 6,000 एंड टू मिस्टर बी ₹4,000। ये कब किया जाएगा? जब कुछ ना बोला गया हो। तो डेफिनेटली जिस रेशो में रिजर्व क्रिएट किए गए हैं उस रेशो में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे। अगले साल जब रेशो चेंज हो रही है, उनको दोबारा अगर रिजर्व्स की ज़रूरत महसूस होगी तो अगले साल के प्रॉफिट में से नए रिजर्व क्रिएट किए जाएंगे उनकी न्यू रेशो में जो उस टाइम पे चल रही होगी। बहुत सिंपल था। बट क्या हो जब ओल्ड पार्टनर्स रेशो चेंज होने के बाद भी ये डिसाइड करें कि हम जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, हम इसको अपनी अगली रिवाइज बैलेंस शीट में भी लेके जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए एज एन अकाउंटेंट उस समय क्या किया जाना चाहिए। आपको पता है एक रिजर्व जिस पे मिस्टर ए का हक 6,000 का बनता है और मिस्टर बी का हक 4,000 का बनता है, और कहा जा रहा है कि इनको रिकन्स्टिट्यूशन हो रही है, बट इनको बांट जिस रेशो में ये क्रिएट किए गए हैं उस रेशो में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके क्लोज नहीं करना है। तो डेफिनेटली जिस अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा वो अगली बैलेंस शीट में भी आएगा, और अगली बैलेंस शीट में भी ये जनरल रिजर्व दिखाए जाएंगे एज ए लाइबिलिटी वाली साइड 10,000। तो फिर क्या होने वाला है? अगले साल तो रेशो चेंज होने वाली है। इन फ्यूचर कभी भी ये रिजर्व जब दोबारा वो बांट क्यों है, तो जनरल रिजर्व बांटे जा सकते हैं। तो जब भी कभी फ्यूचर में ये रिजर्व ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तब तो रेशो 1:1 चल रही होगी। तो इसका मतलब उस टाइम पे मिस्टर ए के अकाउंट में उस समय अगर आप इसको बांटेंगे फ्यूचर में जब रेशो बदल चुकी होगी, तो फ्यूचर में जब कभी जनरल रिजर्व को बांटा जाएगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर ए 5,000 एंड टू मिस्टर बी 5,000, दोनों को न्यू रेशो में बांटे जाएंगे 1:1, यानी ए को भी 5,000 मिलेगा और बी को भी 5,000 मिलेगा। तो डेफिनेटली ये बात मिस्टर ए को तो बिल्कुल पसंद नहीं होगी कि जो रिजर्व क्रिएट किए गए थे जिसमें मेरा हिस्सा 6,000 बनता था, है ना, उसको हम बांटे ना, और फ्यूचर में जब रेशो चेंज हो रही है तो मुझे 5,000 मिले उसमें से। तो ए तो कभी भी इसके लिए एग्री नहीं करेगा, और बी तो चाहेगा कि ऐसा हो जाए, क्योंकि पुराने रेशो में मिस्टर बी का 4,000 बनता था, पर अगर अभी ना बांटे या अगली बैलेंस शीट में लेके जाएं इन्हीं ओल्ड रिजर्व को, जनरल रिजर्व को, और फ्यूचर में जब ये कभी बंटे तो मिस्टर ए को 5,000 मिलेगा, वो तो फायदे में होगा। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, कुछ ना बोला गया हो तो ओल्ड जो जनरल रिजर्व हैं उनको डेबिट करके क्लोज करके ए और बी को उनकी ओल्ड रेशो में दे दिया जाएगा। बट फिर भी किसी कंडीशन में वो आपको ये बोल दें नहीं हम जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, हम इसको न्यू बैलेंस शीट में भी लेके जाना चाहते हैं, जबकि रेशो बदल रही है अगले साल से। तो डेफिनेटली एज एन अकाउंटेंट ये बात पूरी करने के लिए आपको एटलीस्ट एडजस्टमेंट एंट्री तो डालनी ही पड़ेगी। यानी आप क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यही रिजर्व अगली बैलेंस शीट में लेके जाए जाते हैं और फ्यूचर में ये अगर इक्वल रेशो में बढ़ते हैं तो मिस्टर ए को लॉस होने वाला है। मिस्टर ए को पहले 6,000 बनता था बट मिलेगा 5,000, तो मिस्टर ए को सेक्रीफाइस होगा। और मिस्टर बी जिसको पहले 4,000 मिलना था, अगर ना बांटा जाए अगली बैलेंस शीट में ले जाएं तो फिर उसको फ्यूचर में 5,000 मिलेगा, वो गेनिंग पार्टनर होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी प्रॉफिट से रिलेटेड किसी बात की एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी तो हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बनाई जाएगी, जैसे कि रीवैल्यूड गुडविल के केस में हम करते हैं। वहाँ भी हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर किसी लॉस से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री अकाउंटेंट को बनानी पड़े किसी कंडीशन में तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर बनाई जाएगी।
तो जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी, अगर जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो और वैसे ही रखना हो जैसे वो ओल्ड बैलेंस शीट में है, रिवाइज बैलेंस शीट में भी उनको वही बैलेंस दिखाना हो जो ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का है, तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी। तो वो बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जैसा कि हमने देखा मिस्टर बी इज़ अ गेनिंग पार्टनर, तो मिस्टर बी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और कितना अमाउंट दिया जाएगा, जितना जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। जैसे मैंने वैसे कैलकुलेशन करके आपको बताया था, 1,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। मिस्टर ए को 1,000 रुपये का घाटा होने वाला है और मिस्टर बी को 1,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1,000 रुपये से और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1,000 रुपये से, राइट। बट ये तो फिगर्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बट दूसरे तरीके से जब एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए आप ये देखना चाहते हैं कि यार गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो उस टाइम पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे हम मिस्टर ए का ओल्ड शेयर अगर देखें तो 3/5 है और मिस्टर बी का जो ओल्ड शेयर है वो 2/5 है। अब माइनस किया जाएगा ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू है 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 मिस्टर ए का वो आएगा 1/5 1/10, और मिस्टर बी का 2/5 माइनस 1/2 वो आएगा -1/10। तो मैंने पहले ही बताया था जिसका माइनस में निकलेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा और जिसका प्लस में निकलेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। तो जैसे हमने फिगर में डिस्कस किया था मिस्टर बी इज़ अ गेनिंग पार्टनर, तो यहाँ भी मिस्टर बी का माइनस गेन कितना आ रहा है -1/10, तो ये गेन है, और उसका सेक्रीफाइस आ रहा है 1/10। तो इसका मतलब जब एंट्री बनाई जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी बीज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट, तो जो टोटल वैल्यू है जनरल रिजर्व 10,000 मल्टीप्लाई बाय जितना गेन या सेक्रीफाइस 1/10, तो वो आएगा 1,000। तो मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1,000 और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1,000। तो ये हम बात कर रहे थे जनरल रिजर्व की कि उसके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा। कुछ ना बोला गया हो तो बांट दिया जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए, टू बी, टू ए 6,000, टू बी 4,000। और अगर जनरल रिजर्व को बांटना ना हो, अगली बैलेंस शीट में एज इट इज लेके जाना हो, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी बीज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट 1,000 ईच। तो क्या हर रिजर्व के साथ ऐसा ही किया जाएगा? कुछ रिजर्व आपको, अगर हम रिजर्व को कैटेगराइज करने की बात करें तो मेरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कुछ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हैं, 100% डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हैं, बिना किसी ऑब्जेक्शन के पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। बट कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो जिस खास पर्पस के लिए क्रिएट किए गए होते हैं उनको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्यूचर में चाहे रेशो बदल भी रही है, फिर भी वो रिजर्व्स जो कि स्पेसिफिक रिजर्व हैं वो फ्यूचर में भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जिस पर्पस के लिए उनको क्रिएट किया गया है। लाइक मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या फंड और एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड। इन दोनों का नेचर देखें तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जा रहा है। डेफिनेटली मशीनरी को रिप्लेस करना एक ऐसी घटना है जो होनी ही होनी है। तो फ्यूचर में चाहे रेशो चेंज हो जाए या कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए या पुराना रिटायर डेथ हो जाए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड फ्यूचर में भी पार्टनर्स के अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उससे मशीनरी ही रिप्लेस की जाएगी। इसी तरीके से एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, वो एम्प्लॉय को ही दिया जाएगा चाहे जो मर्जी रिकन्स्टिट्यूशन हो जाए। तो इसलिए इन रिजर्व्स को जैसे हैं वैसे भी अगर हम न्यू बैलेंस शीट में लेके जाएं तो कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ना तो रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम इनको डेबिट करके क्लोज करके पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना ही फ्यूचर में कभी ऐसी कोई संभावना होगी। तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनको वैसा ही दिखाया जाएगा न्यू बैलेंस शीट में भी, रिवाइज बैलेंस शीट में भी, जैसे ये पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। क्लियर? उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद
जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट आपने सीख लिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हो उसको भी जनरल रिजर्व की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक फ्री रिजर्व है, राइट। वो भी फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट है, वो फ्यूचर में भी पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर कुछ नहीं कहा गया उसको भी पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी उनकी ओल्ड रेशो में 6000 एंड 4000। अगर वो 10,000 के हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी फिगर्स 10,000 की हैं, जिन रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया, राइट। उसके बाद मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी हो गया और आपका एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड भी हो गया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के नाम से आपको लाइबिलिटी वाली साइड आइटम अगर दिखती है तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस 10,000 मान के चलते हैं। उसका क्या किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इसका है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो दिस फंड इज क्रिएटेड टू कंपनसेट द वर्कर। अगर रिकंस्टिट्यूशन जब हो रहा है उस टाइम पे किसी वर्कर को कंपनसेट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस रिजर्व को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उस टाइम पे रिकंस्टिट्यूशन के टाइम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है कि इन किसी वर्कर को कंपनसेट करने की ज़रूरत है, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जैसे जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया गया है। यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए एंड टू मिस्टर बी इन देयर ओल्ड रेशो। बट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बताया जाता है कि किसी वर्कमैन को क्लेम देना है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, लाइक ले लेते हैं एग्जांपल कि वर्कमैन कंपनसेशन इज़ टू बी पेड ₹4,000, ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट ₹4,000, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है। और बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस 10,000 क्रेडिट है। तो अब क्या करेंगे आप एज एन अकाउंटेंट, तो चाहे क्लेम हो या ना हो, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा डेबिट करके क्लोज करें। और अगर कोई क्लेम है तो उस क्लेम के लिए एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दें टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 अगर है, और बाकी जो बच जाए वो ए और बी को दे दिया जाए उनकी ओल्ड रेशो में, यानी 3:2। तो टू मिस्टर ए को दे दिया जाए 3600 और टू मिस्टर बी को दे दिया जाए 2400। तो इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन के साथ भी आपने डील कर लिया। अब एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से अगर कोई रिजर्व हो तो उसके साथ क्या देखा जाएगा, क्योंकि आप देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये रिजर्व क्रिएट किया गया है किसी इन्वेस्टमेंट की, जो किसी बिजनेस ने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा किसी और जगह पे। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट एसेट वाली साइड में बिजनेस ने करके रखी है उसकी मार्केट वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई लॉस होगा, उस लॉस की रिकवरी के लिए या उस लॉस को कवर करने के लिए एक फ़ंड क्रिएट